नमस्कार साथियों, कैसे हो? वंदे मातरम। सभी को उम्मीद करूंगा सभी फर्स्ट क्लास होंगे, बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और इसी प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। कल हमने वैदिक सभ्यता का एक भाग किया। आज उसी वैदिक सभ्यता के भाग को आरंभ करते हुए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। फटाफट एक बार सभी प्रिय विद्यार्थी शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर हम शुरू आरंभ करते हैं। ठीक है, अब देखो हम पढ़ रहे थे क्या सर? हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता को। किसे पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता। जी सर। देखो हमारे अच्छी तरह से नोट्स बन रहे हैं, बढ़िया तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो वैदिक सभ्यता के अंदर हमने कल वैदिक सभ्यता को हमने कल 4 भागों में बांटकर पढ़ा था। जी सर, 4 भागों में बांटा था। देखो आज मैं टारगेट रखूंगा अच्छे। अगर मेरे को लगे आपने अच्छा शेयर किया, अच्छे लाइव आए, तो 200 अगर प्लस होते ही, 200 प्लस, ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरी छोटी सी 200 प्लस होते ही आसू सर को मैं यहां बुला लूंगा। तो आपका देखूंगा कितना सहयोग रहेगा आसू सर को बुलाने में। सिर्फ 200 प्लस होते ही। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता को मैंने 4 भागों में बांटा और कल हमने पढ़ा था सामाजिक जो इनका जीवन था, सामाजिक जो इनकी व्यवस्था थी वो कैसी थी, इसकी जो चर्चा है वो कल हमने कर ली थी। जी सर, हमने इसकी बातें बताई। अब आगे जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि इनका जो धार्मिक जीवन था या इनकी जो धार्मिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। जी सर। उसके बाद अगर आगे हम देखें तो वो देखेंगे इनका जो राजनीतिक जीवन था, राजनीतिक राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। और इसके बाद हम देखेंगे अंत में जो विशेष बच गया, जो बातें यहां नहीं लिखी वो बातें हम यहां लिख देंगे, आर्थिक जीवन या आर्थिक व्यवस्था के अंदर। सिंपल, बिल्कुल आसान है। वैदिक सभ्यता समझो आप ध्यान से कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसको हमने कल पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धार्मिक व्यवस्था को। ठीक है, तो आरंभ करता हूं। सभी सुमन विष्णु नमस्ते, सभी को नमस्ते। ऋषि जोधपुर जी कह रहे 500 प्लस, 500 प्लस है ना। 200 प्लस होते तो मैं आंसू जी को बुला दूंगा, लेकिन ये आप 500 प्लस जरूर करोगे। अच्छा, ऑफलाइन तरह पूछेगा हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, कैसे हो सभी? चलो बता दो, बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो। देखो बच के रहना ये है ना। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक जो इनकी व्यवस्था थी वो कैसी थी, सुनना ध्यान से। जी सर, ध्यान से सुनते हैं हम आपकी बात, सुनो तो। धार्मिक जो इनकी व्यवस्था थी, और देखो हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं ये इतनी चीजें? क्या सर हमने कल एक भाग पढ़ा था ऋग्वैदिक काल, तो ये याद रखना सारी बातें किसकी है? ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। ठीक है, धार्मिक धार्मिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, धार्मिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो धार्मिक व्यवस्था में हम बात करें, इसमें जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? ऋग्वेद से। जी सर, कल हमें जाना कि इससे जो सभ्यता है इसकी जो जानकारी मिली वो हमें ऋग्वेद से मिली। अब याद रखना ऋग्वेद के अंदर 33 देवताओं का उल्लेख है। कितने देवताओं का उल्लेख है? कि सर 33 देवताओं का उल्लेख है ऋग्वेद में। प्रिय साथियों, कितने देवताओं का उल्लेख है? 33 देवताओं का उल्लेख है। 33 याद ना हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है वो याद करेंगे। देखो एग्जाम में फिक्स प्रश्न हमसे या सुमेलित करवा लेगा, निम्न वाला प्रश्न आ सकता है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखो काले खान नमस्ते, नमस्ते आपको भी भाई। ठीक है, शुभम खर्रा, बढ़िया गुरुजी, हाँ बढ़िया। चलो देखो आगे अगर हम चले, अब देवताओं की बात करें, कौन कौन से देवताओं की जानकारी मिलती है। सबसे जो महत्वपूर्ण देवता है, महत्वपूर्ण देवता, उस महत्वपूर्ण देवता का नाम है साथियों इंद्र। क्या नाम है सर? उसका नाम है इंद्र। इंद्र को एक नाम से और जाना गया है, पुरंदर। एक बार या तो मैं देवताओं के नाम लिख दूं, उसके बाद आपको स्पष्ट करके बताऊंगा। बढ़िया, ठीक है, ओके जी सर। एक तो देवता ये याद रखना है। जी सर। दूसरा देवता याद रखना है अग्नि, दूसरा देवता अग्नि। तीसरा जो देवता याद रखना है वो याद रखना है वरुण। कौन सा? वरुण। चौथा जो देवता याद रखना है वह देवता याद रखना है सोम। कौन सा याद रखना है? सोम। और उसके बाद जो देवता आपको याद रखना है वो याद रखना है अदिति।
उसके बाद देवता कौन सा, अदिति, और उसके बाद देवता जो है वो दिशना, कौन सा, दिशना। तो इतना एक बार देवता याद करो, अगर स्पेस हो तो आप आगे भी चर्चा कर ले। ठीक है सर, इस क्लास में आज तो कैमरा भी नया लिया है, आज तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, स्कॉटलैंड से प्रणाम, आपको भी प्रणाम सपना जी। अब देखो, अगर बात करें अग्नि, अग्नि सबसे महत्वपूर्ण जो देवता था वो तो था सर इंद्र, इंद्र पुरंदर। इंद्र जो देवता था वो किसका देवता था, ये बात याद रखना, यह वर्षा का देवता था, वर्षा का देवता। तो वर्षा का जो देवता था वो कौन था सर, वर्षा का देवता था इंद्र। इसी तरह नोट्स बनाने हैं। अग्नि का नाम याद रखना, महत्वपूर्ण दूसरा देवता अग्नि। अदिति, अदिति जो था वो याद आपको रखना है कि अदिति है देवताओं की मां, ये माता है। देवताओं की माता किसे कहा गया है, तो वो अदिति देवी को, अदिति देवी को देवताओं की मां कहा गया है। आगे हम बात करें वरुण, वरुण जो देवता है, वरुण यह जल, जल समुद्र, जल समुद्र नदियों के देवता थे, नदियों के देवता, जल समुद्र नदियों के देवता किसे माना है, वरुण को। वरुण का एक उपनाम मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या सर उपनाम इसका जो मिलता है वो क्या मिलता है, ऋतस्य गोपा। इनका उपनाम क्या मिलता है, ऋतस्य गोपा। जबकि ईरान में इसका अलग ही उपनाम मिला है, ईरानी लोग इसे अलग ही कुछ नाम से जानते थे। ईरानी लोग क्या कहते थे, आहू रमजदा, आहू रमजदा। ईरान वाले से क्या कहते थे, आहू रमजदा कहते थे। सिंपल, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर थोड़ा मोटा लिखो, ठीक है मोटा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, महत्वपूर्ण देवता इंद्र, अग्नि नाम याद रखना है, अदिति देवताओं की माता, वरुण जल समुद्र नदियों का देवता था, उपनाम ऋतस्य गोपा, और ईरानी आहू रमजदा कहते थे, कहां, ईरान में। सोम, सोम जो था प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, पेय पदार्थ, पेय मतलब पीना रो। सोम रस मैंने बताया था ना, सोम जो इनको प्राप्त होता था हिमालय में मुंजवत चोटी, और वैदिक सभ्यता का उत्तरी जो विस्तार था वो कहां तक था, तो मुंजवत चोटी, मुंजवत चोटी। देखो फटाफट शेयर कर दीजिए, 200 प्लस होते ही अपने आसू जी सर को अपने बुला लें क्लास में, फटाफट शेयर कर दीजिए आप, ठीक है। हाँ जी सर। अब देखो आगे, गुरुजी आप नौर कब आओगे, आ जाएंगे जब आप बुलाओगे तभी आ जाएंगे। दिशना, दिशना जो थी, पहले ये लिखते हैं, पेय पदार्थ देवता, पेय पदार्थ जो देवता था उसका नाम क्या है, सोम। सोम पेय पदार्थ देवता है, और सोम जो देवता है वो पेय पदार्थ देवता है। सोम का देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। इसका जो उल्लेख है वो कहां मिलता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो उल्लेख मिलता है वो किसका उल्लेख मिलता है, देवता सोम का। सोम में मंडल 9 मुंज व चोटी से 144। वेरी गुड एसपी बन्ना जी। दिशना, दिशना को कहा जाता था जंगल की देवी, जंगल सॉरी वनस्पति देवी, सॉरी जंगल, जंगल ही है, वनस्पति तो अर्नियानी थी। इसे कहते थे जंगल की देवी। क्या कहते थे साथियों, जंगल की देवी। जी सर, जंगल की देवी किसे कहते थे, दिशना को। बिल्कुल सिंपल है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे चलें। गुरुजी मेरी शादी है तो क्या करूं मैं, रुका दूंगे शादी, ये स्क्रीनशॉट लो फटाफट। दर्राज सिंह, वनस्पति की, वनस्पति, वनस्पति की थोड़ी ना ये देवी, वनस्पति की अर्नियानी है। सर जी बठिंडा हूं, राम राम। बठिंडा हो प्राचीन सर हिंद, तवर हिंद, आएंगे कभी, ठीक है। अब देखो आगे, इतना हो गया। इसके बाद देखो दिशना तक, दिशना के बाद याद रखना अर्नियानी। दिशना के बाद जो देवी याद रखनी है वो अर्नियानी। इसके बाद एक देवता याद रखना है मरुत, देवता याद क्या रखना है, मरुत। आई लव यू टू, है ना। देखो इसके अर्नियानी, अर्नियानी को कहते थे वनस्पति की देवी। साथियों वनस्पति की देवी किसे कहा गया है, तो वनस्पति की जो देवी है वो किसे कहा गया है, तो सर वो कहा गया है अर्नियानी को। मरुत,
मरुत को कहा गया आंधी तूफान, तूफान उठा दूंगा, हाँ वही है, आंधी तूफान का देवता, आंधी तूफान का देवता। आंधी तूफान का देवता साथियों किसे कहा गया है? कि सर आंधी तूफान का देवता मरुत को कहा गया है। ठीक है, तो इसको फटाफट देवताएं वो देखो हमने इतने पढ़े यहां। सबसे पहले अगर देवता की बात करें तो इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, दिशना, अर्न्यानी, मरुत। एक देवी और याद रखना सरस्वती, इसी में लिख लेना सरस्वती, एक देवी है सरस्वती। देवी का नाम साथियों सरस्वती। सरस्वती को नदियों की माता कहा गया है। क्या कहा गया है? नदियों की माता। नदियों की माता किसे कहा गया है साथियों? तो सर नदियों की माता कहा गया है सरस्वती देवी। हाँ, आंधी तूफान का देवता, हाँ जी। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम देखेंगे, देखो हमने इधर देखो, समझो इसको फटाफट। वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ा ऋग्वेदिक काल, और इसी ऋग्वेदिक काल को 4 भागों में सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था ना। अब जो हमारी व्यवस्था उभर कर आती है उस व्यवस्था का नाम है राजनीतिक व्यवस्था। तो हमने सामाजिक पढ़ा सबसे पहले, उसके बाद धर्म के धर्म 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, हमने महत्वपूर्ण देवता देखे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था। तो सिंपल राजनीतिक व्यवस्था भी देखो, अब हम यहां हेडिंग डालेंगे राजनीति व्यवस्था। देखो प्रिय दोस्तों, राजनीति की अगर व्यवस्था की बात करें तो मैंने आपको बात बताई कि इनकी एक थोड़ी सी जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार से बटी हुई थी। सबसे छोटा जो होता था वो था कुल। जी सर, इसके अंदर मैंने सामान्य में बताया था और यहां भी हम चर्चा करें कुल से जो बड़ा होता था वो होता था ग्राम। जी सर, ग्राम से जो बड़ा होता था वो होता था विश्व से जो बड़ा होता था वो होता था राष्ट्र को आप जन भी बोल सकते हो, या जन को आप राष्ट्र भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, और कुल, ग्राम, विश्व, राष्ट्र। इसके बाद दोस्तों याद रखना है जनपद, और इसके बाद ये बढ़ता हुआ कहां तक पहुंचा? महाजनपद। कहां तक? महाजनपद। अब सुनो ध्यान, कुल के मुखिया को क्या कहते थे? कुल के मुखिया को कहा जाता था कुल्प, और इसी कुल्प परिवार का मुखिया होता था। परिवार का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? परिवार का मुखिया। परिवार के मुखिया को कुल्प कहते थे। जबकि एक इसी तरह नाम आएगा दुर्गपति। सर दुर्गपति को क्या कहते थे? तो साथियों दुर्गपति को कहते थे पुर्प कहते थे। दुर्गपति को क्या कहते थे? तो दुर्गपति को पुर्प कहते थे। तो देखो कुल, ग्राम, विश्व, राष्ट्र, ठीक, कुल, ग्राम, विश्व, राष्ट्र, जनपद और महाजनपद। इसमें मुखिया देखें तो कुल के मुखिया को कुल्प, ग्राम के मुखिया को कहते थे ग्रामणी, विश्व के मुखिया को कहते थे विश्वपति, राष्ट्र के मुखिया को कहा जाता था राजा। क्या कहा जाता था? राजा। फिर इसी तरह से इसी तरह से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे हम राजा कहने लगे थे उसके बाद तो हम आगे थे, है ना? तो उसके बाद वो राजा वाली प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो आप इतना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल, बिल्कुल आसान है, तो ले लीजिए। ले लिया? हाँ जी। देखो अब इसी राजनीति के अंदर अगर हम चर्चा देखें तो वो देखो क्या, राजा जो था, राजा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था। राजा का जो पद था साथियों वो क्या था? वंशानुगत नहीं था।
राजा का पद वंशानुगत नहीं था। अरण्य यानी जंगल, जंगल नहीं, वो सही कर लो आप, वनस्पति की देवी है। राजा का पद वंशानुगत साथियों नहीं था। तो सर राजा का जो पद था वो समिति चुनती, समिति के द्वारा चुना जाता था, समिति चुनती थी। ये तो सही नहीं चल रहा मार्कर। तो कौन चुनती थी? समिति। राजा का पद वंशानुगत नहीं था, कौन चुना करती थी? सर समिति चुना करती थी। तो ये बात याद रखना सिंपल। इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें, राजा जो था, राजा वह भूमि का स्वामी नहीं था, भूमि का स्वामी नहीं था, स्वामी न होकर युद्ध का स्वामी था, युद्ध का स्वामी था। साथियों राजा भूमि का स्वामी नहीं था, किसका स्वामी था? युद्ध का स्वामी था। अब सुनना मेरी बात, कैसे सर? राजा जो था उसको कोई भी लेना देना नहीं है भूमि जमीन से, जायदाद से। वो केवल बस इसी एक लक्ष्य के लिए जीता था कि अगर मेरे को कहीं भी किसी भी युद्ध में जाना पड़ जाए तो मैं अपनी पूरी ताकत से, पूरे जी जान से उस युद्ध को विजय करने या फतेह करने की कोशिश करूंगा। तो राजा जो केवल था वह भूमि का स्वामी न होकर युद्ध का स्वामी था। तो सिंपल याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, राजा का पद वंशानुगत नहीं था, समिति चुनती थी। इसमें एक बात और याद रखना, ठीक है? हाँ कबीला, वेरी गुड। राजा का पद वंशानुगत, और एक संस्था आएगी जिसका नाम है विद्वत। सर विद्वत क्या थी? विद्वत एक प्राचीन संस्था थी, यह एक क्या थी साथियों? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, विद्वत जो थी वो एक प्राचीन संस्था थी, प्राचीन संस्था थी। किस लिए इसका काम करते थे विद्वत का? सैनिक लूट का जो विभाजन होता था, सैनिक लूट का विभाजन, लूट का विभाजन किया जाता था। इसके अंदर सैनिक लूट का विभाजन किया जाता था, सैनिक लूट का विभाजन किया जाता था। इसी के अंदर महिलाओं जो थी, सॉरी वो महिला वाली तो बातें कर ली थी। राजा जिन मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था उन्हें रत्नी, वेरी गुड रिस्की जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सैनिक लूट का यहाँ पर क्या हो रहा था? बिटवारा। हाँ इसी विद्वत कहते थे सर, राजा जिन मंत्रियों की उन्हें रत्नी कहा जाता था। हाँ जी रिस्की जी, रत्नी ही कहा जाता था। हाँ चलो देखो, ऋग्वेदिक में सिस्टम ठीक था। कैसे सर? महिला जो थी, महिला सभा में भाग लेती थी। ऋग्वेदिक काल में ये ठीक था, महिला जो थी वो सभा में भाग लेती थी, महिला सभा में भाग लेती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि क्या बोलो है? अरे फटाफट शेयर नहीं किया आपने, देखो 200 नहीं किया। मैं आसुर को बुलाना चाहूंगा अगर आप शेयर करोगे, ठीक है? मारवाड़ से प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो फटाफट एक बार जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दो, लाइक भी कर दो फटाफट। आज कैमरा तो बढ़िया चला है, नहीं बढ़िया चला रहे, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है नहीं। हाँ सर, हाँ समिति में भाग लेती थी। अब आपको एक बात सुनने को मिलेगी, हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेदिक काल, और ऋग्वेद के अंदर 8वां मंडल में, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं सर? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के अंदर 8वें मंडल के अंदर 10 राग्य युद्ध का वर्णन है। 10 राग्य युद्ध, 10 राग्य जो युद्ध है उसका उल्लेख है वो कहां है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में। 10 राग्य जो युद्ध हुआ था वो रावी नदी पर हुआ था। कहां हुआ था? रावी नदी के किनारे। सर रावी नदी को उस काल में क्या कहा करते थे साथियों? रावी नदी को ऋग्वेदिक काल में पुरुषनी नदी कहा करते थे। मैंने आपको ये बता दी बात है, बार बार हम देखो उधर पढ़ा था पीछे। तो सिंपल 10 रागी युद्ध। अब 10 रागी क्या था?
उल्लेख मिलता है कि यहां का एक राजा हुआ जिसका नाम था सुदास। यह जो युद्ध हुआ था वो सुदास वर्सेस, सुदास ने अपने दरबार में से विश्वामित्र को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। तब बताते हैं विश्वामित्र ने 10 राजाओं का, कितने, 10 राजाओं का संगठन तैयार किया, और वो संगठन तैयार करके युद्ध करने लाए, जिसे इतिहास में दासराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। जी पुरुष नदी, वेरी गुड। वीके यदुवंशी जी, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। तो सुदास और कितने, इधर कितने राजा थे, इधर थे 10 राजा। और बताते हैं कि इन 10 राजाओं की यहां पर क्या हुई थी, हार हुई थी, जबकि जीत किसकी हुई थी, विजय किसकी हुई थी सर, जीत हुई थी सुदास की। जीत किसकी हुई, सुदास की। अब इस युद्ध का कारण लिखो, कारण क्या था, तो वो कारण देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, हाँ रावी को रिस्क जी, हाँ जी पुरुष नहीं ही कहा जाता था। तो ले लिया इसका। अब कारण देखो इस दशराग युद्ध का। कारण के अंदर हम क्या पढ़े कि राजा सुदास ने, किसने भाई, राजा सुदास ने विश्वामित्र को अपने दरबार से निकाला। जब इसे अपने दरबार से निकाला तो विश्वामित्र ने अपमान समझकर 10 राजाओं का संगठन बनाया। 10 राजाओं का संगठन बनाया। 10 राजाओं का क्या बनाया, संगठन। वेरी गुड। हाँ, और इसमें याद रखना एक बात और साथियों, सर क्या एक बात याद होगी, प्रमुख जो पदाधिकारी होते थे, प्रमुख पदाधिकारी वो कौन होते थे पता है, ब्राह्मण। जो पुरोहित वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, पुरोहित, इन्हें ही प्रमुख क्या माना गया है, पदाधिकारी। क्या माना गया है, पदाधिकारी। सिंपल। सबसे पहले हमने पढ़ा सामाजिक कारण, सामाजिक व्यवस्था, उसके बाद हमने पढ़ी इसकी धार्मिक व्यवस्था, उसके बाद हमने पढ़ा राजनीतिक व्यवस्था, और अब राजनीतिक व्यवस्था कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ेंगे कहां, हम बढ़ेंगे अब आर्थिक व्यवस्था की ओर। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीन। हाँ, ब्राह्मण को पुरोहित वर्ग, ये जो ब्राह्मण थे यही थे पुरोहित, और इनका प्रभाव ज्यादा था। देखो अभी तक 200 प्लस नहीं आए, मैं इस टेक्निकल टीम से कहूंगा 200 प्लस होते अपने आंसू सर को बुला देना, ठीक है। हाँ ठीक है। हिस्ट्री की कितनी क्लास होगी, 6 क्लास होगी, ये शायद 6ठी क्लास है या 7वीं क्लास है, ठीक है। वो देख लेना, प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाओ, आसू जी के ट्रिक सर्च मारना, प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी सारी हिस्ट्री, जो आपको करना हो वहां से सभी हिस्ट्री वो बनाई हुई है। तो दशराग युद्ध में स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे आर्थिक। अब साथियों हम बात करेंगे किसकी, आर्थिक जो इनकी व्यवस्था थी वो कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक जो व्यवस्था की अगर हम चर्चा करें, आर्थिक व्यवस्था, सुधा से टप गया रे, सही तो दिख रहा है, इतना बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, ये सही दिख रहा है ना, ये इसमें ऑन करना, ऑन करके देना मेरे को, अरे इसमें ऑन करके देना। तो आर्थिक व्यवस्था में देखें, इनका जो साथियों मूल आधार था,
याद रखना, आर्थिक व्यवस्था में इनके बात करें मूल आधार की, सर इनका मूल जो आधार था वो क्या था? तो भैया मूल आधार इनका सिर्फ पशुपालन था। गुस्सो किया और था ने, मूल आधार क्या था? पशुपालन। और इनका दूसरा जो मूल आधार था वो क्या था? कृषि। क्या था? कृषि। मूल आधार ये हो गया। संपत्ति किसे माना करते थे? संपत्ति। तो संपत्ति माना करते थे ये पशु को, क्योंकि आपको पता हो तो अधिकांश अधिकांश जो लड़ाइयां लड़ी गई, अधिकांश लड़ाई, अधिकांश जो लठ चलाए गए थे वो पता किसके लिए? गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। और याद रखना गाय में कितनी बातें याद रखनी है वो देखो। पहली बात, गाय को पूज्य पशु माना है। जी सर, गाय को क्या माना है? पूज्य पशु। एक बात, गाय का उपनाम क्या मिलता है सर? गाय का उपनाम, गाय का जो उपनाम है वो मिलता है अवंध्या। अवध्या गाय का क्या मिलता है? उपनाम। तो अवध्या गाय को क्या है? उपनाम से, और ये इनका पूज्य पशु था। और सर अगर इस तरह से प्रश्न पूछ ले हमसे कि उपयोगी पशु कौन सा था? उपयोगी पशु मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो आप पूरा कर लो कंप्लीट, इसके बाद प्रश्न करके देखना, मजा आएगा करने में। हाँ, पशुपालन को ही प्रधानता देते थे ये। वेरी गुड एसपी बिश्नोई जी। बन्ना जी है क्या? एसपी बन्ना जी। तो उपयोगी, उपयोगी जो पशु था उस उपयोगी पशु का नाम था घोड़ा। क्या नाम था? घोड़ा। और इस घोड़े को प्रिय पशु भी मानते थे। घोड़े को क्या माना करते थे ये लोग? प्रिय पशु। प्रिय पशु। पूज्य तो गाय थी, लेकिन अधिक महत्व किसे दिया करते थे? घोड़े को। लेकिन अब आप पूछोगे सर बस इतने ही देवता थे क्या? नहीं, इसमें अन्य अन्य पशु की भी जानकारी मिलती है इस सभ्यता में। सर किस किस की? हाथी भी थे यहां पर। जी सर। ऊंट भी थे यहां पर। जी सर। और क्या थे? ऊंट के साथ साथ बकरी भी ही, और बकरी का घरारो भेड़ भी, बकरो हुआ नहीं, तो चलो भेड़ है, भेड़ का घरारो क्यों कह रहा है? हाँ घोड़ा, वेरी गुड। तो देखो देखो, अब आप कह रहे हो घोड़ा इतनी 215 बार, वेरी गुड, आपने अच्छा ज्ञान लिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रश्न ऐसे बनेगा नहीं। हम ऑथेंटिक चीज, आप देखो कभी ऐसे प्रश्न की कितनी बार क्या, अगर जो लिखा हुआ है ना कि हाँ ऋग्वेद के कितने मंडल में क्या, जो आंकड़े वाली चीजें वो हम लिख रहे हैं साथ साथ, है ना? हाँ, हाथी, हाँ हाथी हो, हाथी, ऊंट, बकरी, भेड़ और कुत्ता। कुत्ता तो होगा ही, क्यों? क्योंकि मानव द्वारा पहला पालतू पशु कौन सा है? प्रथम पालतू पशु तो कुत्ता ही है सर। प्रथम पालतू पशु साथियों, प्रथम जो पालतू पशु है उस पशु का नाम है कुत्ता। विंडोगे? अच्छा चलो ठीक है। तो फटाफट इस आरती के अंदर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एस्पेंड ऑफ गोट, हाँ गोट मीन्स बकरी, तो उतना ले लिया। अब चलो आगे, बाकी मैं लास्ट में और आपको स्क्रीनशॉट बढ़िया तरह से दिलवा दूंगा। आर्थिक पढ़ रहे थे? जी सर। आर्थिक में और देखो क्या लिखना है। जी सर बताओ आर्थिक में और क्या लिखना है? आर्थिक में आप लिखना कि प्रजा जो है, प्रजा का मतलब सर, प्रजा होती है जनता। प्रजा राजा को स्वेच्छा से, यानी इच्छा से, स्वेच्छा से कर देती थी। क्या देती थी? कर देती थी। कर सर मतलब, कर का मतलब दोस्तों टैक्स। कर देती थी, जिसे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न बार बार आया हुआ है, क्या कहा गया? ये रेड से लिख रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे बलि कहा गया है। बलि बा कुंज की बकरा की दिया, बलि इसमें कर को माना गया है, जो प्रजा राजा को अपनी इच्छा अनुसार दिया करते थे। कितने हो गए लाइक? देखो दोस्तों फटाफट, हाँ अब थोड़ा सा हौसला बढ़ा है। कम 50 भी नहीं है, 40 व्यक्ति और जोड़ दो, हम आंसू सर को बुला लेंगे। 40 व्यक्ति और जोड़ दो, आंसू सर आ जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी, ओके ओके ठीक है। देखो क्या कहते थे? बलि कहते थे, बलि कहते थे। ठीक है, ये जो लोग थे, अब हम आर्थिक के अंदर पढ़ रहे हैं। हाँ, ये जो लोग थे इनको नमक व
कपास की जानकारी नहीं थी, कपास की जानकारी साथियों क्या है, नहीं थी। नमक व कपास की जानकारी इसको नहीं थी, इनको नहीं पता कि नमक क्या होता है और कपास कैसा होता है, तो कपास और नमक की जानकारी इसको नहीं थी। इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें तो दोस्तों कि ये जो लोग थे इस सभ्यता के, वो लोहे से अगर बात करें तो अपरिचित थे। लोहे से क्या थे, अपरिचित। ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद में एक फसल का उल्लेख मिला है। फसल किसकी फसल का सर, जौ। ऋग्वेद के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा चुका है, जौ को क्या कहते थे, तो जौ को, ये इधर लिख रहा हूं, जौ को क्या कहते थे साथियों, जौ को यवा कहते थे, यवा कहते थे। जौ को क्या कहते थे, यवा कहते थे। अब क्या सर आप ये आपने बात बताई थी, ये जो लोग हैं वो लोहे से परिचित थे, आपने शुरू सामान्य परिचय परिचित, ये कंप्लीट वो मैंने जो सामान्य पृष्ठभूमि तैयार करवाई थी उसमें पूरे में बात बता दी मैंने कि पूरी सभ्यता की ये लोहे, यानी लोहे की खोज की थी इन्होंने। लेकिन ऋग्वेदिक काल में कहीं भी लोहे का उल्लेख नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं वो मृद भांड मिट्टी के थे। किसके थे, मिट्टी के थे, जिसे गेरू वर्णी कहा गया है ना। तो वो सारी सामान्य परिचय में हमने बात चर्चा की थी। ठीक है, तो ये फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो हमने पढ़ा अंत में आर्थिक में हमने ये बातें पढ़ी, इसके बाद हमने ये बातें पढ़ी। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया। वेरी गुड दिव्यानी। अब देखो धीरे धीरे आप मान लो आपकी एज होगी जब तैयारी करने की, तो आपका सिलेक्शन अच्छा हो, क्योंकि इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना आप पढ़ना। कितने हो गए, 165। दोस्तों साथियों देवी और सज्जनों, सिर्फ और सिर्फ 25 को और शेयर कर दो, होते ही आंसू सर को अपने बुला लें क्लास में। ठीक है, हाँ तो फटाफट शेयर कर दो। सर जी लोहे से परिचित थी और उसे कृष्ण है, लोहे से परिचित थे, लेकिन ऋग्वेदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं मिला है। आगे अगर हम बात करेंगे उत्तर, अब इसके बाद पढ़ेंगे ऋषि जी उत्तर वैदिक काल, उसमें मिलेगा। ठीक है, लोहे का उल्लेख। गुरुजी आप बहुत गोरों में हुई, गोरो क्या लग रहा हूं हैं। चलो देखो लिख लिया इतना, हाँ जी सर। तो देखो एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले जो बात पढ़ी वो वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा, एक ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक। ऋग्वेदिक काल ऋग्वेद की जानकारी, उत्तर वैदिक काल यानी जो आगे आगामी ग्रंथ लिखे जाएंगे वो। अब मैं एक बार और अच्छी तरह से आपको मानचित्र के दौरान समझा देता हूं। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा इस वैदिक सभ्यता को, जी सर। और मेरे प्रिय साथियों जो वैदिक सभ्यता है इसका मैंने आपको पूरा टाइम बताया था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। जी सर आपने ये समय बताया था। आप समझना ध्यान से काम की बात, आप सारों निचोड़ आ जाओ अपना घर। ठीक है, हाँ उत्तर वैदिक काल में परिचित है, वेरी गुड। तो ऋग्वेदिक वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो अब देखो यहां मानचित्र में समझना, अच्छे समझ पाओगे। तो देखो उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें साथियों, देखो यहां से ये आए लोग, और ये आते आते इन्होंने पहले इस क्षेत्र पे राज किया था, इस क्षेत्र पे। आगे फिर ये दूसरे उत्तर वैदिक काल में यहां इस क्षेत्र पे राज किया, यानी आगे की ओर बढ़े, इस क्षेत्र पर पहुंचे। यानी अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस जो भाग है, इस जो इतने वाले क्षेत्र पे जब वो राज किया था उस काल को कहते हैं ऋग्वेदिक काल। उसे क्या कहते हैं साथियों, ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक, अब आप ही मेरे को मैसेज करोगे, अब मैं फोन चेक नहीं करूंगा, पूरे 2 से होते ही मैसेज कर देना और आंसू सर आ जाएंगे क्लास में। ठीक है, ऋग्वेदिक काल की अगर समय की बात करें तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक जो टाइम पीरियड रहता है वो किसका, ऋग्वेदिक। यानी 1500 से 1000 जो रहे थे वो इस क्षेत्र के अंदर रहे थे, वो इस क्षेत्र के अंदर, ये जो क्षेत्र है उन्होंने यहां राज किया था साथियों।
फिर आगे की ओर, जिसी तरह आगे की ओर बढ़ेगी, फिर इस काल को हम पढ़ते हैं एक नाम से। क्या सर, इस काल को हम किस नाम से पढ़ते हैं? तो साथियों, इस काल को हम नाम से पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। किस नाम से? उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड जो माना जाता है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। कहां तक? 600 बीसी का। सर कैसे? अब देखो, इधर ऋग्वेदिक काल हमने पढ़ा 1500 1000, क्योंकि पूरी सभ्यता जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 600 है ना। अच्छा, ये आगे चलो, अब आप शेयर करोगे तभी आएंगे 200 होते ही आप। वेरी गुड। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ 20 जनों की कमी है, 20 जने नहीं शेयर कर सके, इतनी ताकत है। 20 की तो बात है, फिर बुला लेगा, फिर दोनों आएंगे तो उनका हौसला, हम दोनों ही जब खड़े होंगे तब और भी अच्छी तरह से, फिर मेरा भी साथ में हौसला अफजाई होगा ना। इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी, हिंदी हिस्ट्री और जियोग्राफी तक करवा दें, टेंशन ना लियो, करवा देगा, ठीक है। अब देखो, हाँ बस थोड़े बहुत ही रह गए, फटाफट कर दो। अब आप मेरे को मैसेज कर देना, 200 होते ही सर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक 1000 बीसी से। ऋग्वेदिक हमने पढ़ लिया है, अब बढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल की ओर। जी सर, तो सुनो, अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का भी मैंने बताया जो टाइम पीरियड था। अब देखो, मैसेज खुद ही का लगा टाइम है ना। शेयर करो तो शेयर कर दो फटाफट। 1000 बीसी, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। देखो, आप साथ साथ कर लो, आप इसको मजाक में लेकर चले हो क्या गुरुजी कौन करा में इतिहास, लेकिन आगे आप समझ पाओगे बाद में, फिर पीछे देखोगे बाद में। अब लाइव में जैसे कोर्स में होता है वैसे तो आपको करवा रहे हैं बढ़िया लाइव में, फिर भी आप नहीं कर रहे साथ में, ठीक है। अब देखो, उत्तर वैदिक काल की हम बात करें, इस सबसे पहले हम देखें इस सभ्यता का जो विस्तार था वो कहां तक हो गया था उत्तर वैदिक काल में। तो साथियों, इस सभ्यता का जो विस्तार था वो गंगा यमुना दोआब, जब ये आरंभ में आए थे तो इस गंगा यमुना दोआब क्षेत्र प्लस कुछ क्षेत्र कुरुक्षेत्र का, तो यहां तक इनका क्या था? विस्तार था। आगे बताऊंगा 600 बीसी तक ये कहां हो गए थे? गंगा व यमुना दोआब प्लस कुरुक्षेत्र। अब इस जो सभ्यता है ये उत्तर वैदिक काल वाली, उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? तो मैंने शुरू में ही बता दी थी ये बात है, इनकी जो जानकारी मिलती है वो जो आगे वाले ग्रंथ हैं उनसे मिलेंगी। सर आगे वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जिसमें से पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है सामवेद। जी सर। दूसरा साथी जो ग्रंथ है उसका नाम है यजुर्वेद। तीसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है अथर्ववेद। अर्थवेद नहीं है, अथर्ववेद है। अर्थवेद नहीं है, याद रखना कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्व जो वेद है इसका जो अंतिम अध्याय है, अंतिम अध्याय वो ईसा उपनिषद का है। सर ईसा उपनिषद, इसका विषय क्या है? विषय, इसका विषय है साथियों आध्यात्मिक चिंतन का, आध्यात्मिक चिंतन का। इसका विषय क्या है? आध्यात्मिक चिंतन का। हो गया क्या दोस्तों? और ले अब 10 शेयर को नहीं हो जाएगी, 10 शेयर नहीं कर सकतेगा, सिर्फ 10 की तो बात है, इतने शेयर कर दो फिर हम बुला देंगे। और एक बढ़िया शायर सुनाओ, सर ने कहा शायरी सुनाओ गुरुजी, बढ़िया सी एक बढ़िया शायरी के साथ बुलाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट 10 की तो बात है, कर दो, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो हम बात करें, ये जो लोग थे वो 600, जब ईसा पूर्व आया 600 बीसी आई, तो 600 बीसी में यह पहुंच गए थे सदानीरा नदी तक। आगे इन्होंने बढ़कर विस्तार कर लिया था सदानीरा नदी तक। सर सदानीरा नदी, तो सदानीरा जो नदी है इसको देखो, मैंने आपको बताया था ना वो ऋग्वेद के अंदर वो उतनी नदियों के उल्लेख मिलते हैं, उसमें से सदानीरा काट लेना मैंने नहीं लिखवाया था, फिर भी आप जिद करें सर ये लिखवा दो, फिर मैंने वो लिखवा दिया था, ठीक है। हाँ, तो अब याद रखना सदानीरा जो नदी है वो किससे कहा गया है?
तो गंडक नदी, गंडकड़ो खा जाए वो गंडक। गंडक जो नदी है, गंडक नदी ये कहाँ की? बिहारी, मतलब यह आगे बिहार तक विस्तार हो गया था 600 ईसा पूर्व में। तो सदानीरा जो नदी तक है इसका क्या चला गया था? आगे इनका विस्तार चला गया था। तो 600 बीसी में यह लोग सदानीरा नदी तक पहुंच गए। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट के साथ करो, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। ले लिया 253? कहां हुए 253? बांद्रा ना बनाओ बेफालतू में। 10, अब 10 रहेगा। आप शेयर करो फटाफट, ठीक है? शेयर कर दो फटाफट, फिर कर दें आप शुरू, ठीक है? ठीक है, हाँ। अब देखो जैसे हमने वो उसी तरह अगर हम पढ़ रहे थे तो इसी को भी अब उसी तरह पढ़ लेंगे। वेरी गुड इसकी जी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब देखो जो हम पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल। हाँ जी सर, हम पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल को और बेहतर बनाने के लिए इसका वर्गीकरण कर लेते हैं जी सर। 1 2 3 4 4 भागों के अंदर इनका क्या कर लेते हैं? वर्गीकरण। अब सुनना, सबसे पहले इसमें भी वही पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था का। सर ये क्या पंगा है? आपने हमें उधर भी वो कर तो हम वैदिक सभ्यता ही रही हैं, उधर भी हमने सामाजिक व्यवस्था पढ़ी, यहां भी आप सामाजिक व्यवस्था पढ़ा रहे थे हो। देखो मेन कारण जो वो क्या है, उधर की जो संस्कृति थी वो अलग थी, यहां की संस्कृति अलग है। सर कैसे? ऐसे, अब देखो 10 साल पहले जो हमारी संस्कृति थी वो आज नहीं है। क्या गुरुजी? बहुत सी चीजें बदली है, बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा बदली है या नहीं? अब देखो मेरी बात सुनो, 2008 की बात करें, 2010 की बात करें, आप जो बाजार में मार्केट में सामान लेने जाते थे कितों सस्ता आया तो, और आज उसे लेकर जाओ, फर्क आया है, क्वालिटी में भी फर्क आया है। 2008 में जो चीज मिलती, चलो अब हमारा काम भी बढ़ गया, अगर महंगाई बढ़ी है चलो उसको छोड़ो, ये देखो आप है कि उसमें जो क्वालिटी मिलती थी क्या आज वो क्वालिटी मिलती है? नहीं मिलती। तो मेन कारण ये भी मानता है। तो ऐसे संस्कृति बदलेगी, अरे बहुत फर्क आ जाता है। इसका टाइम पीरियड माना जाता है कहीं 1000 बीसी से 1000 बीसी से 600 बीसी। तो दोस्तों क्यों नहीं आ जाएगा बदलाव? 500 साल की बात होगी, बदलाव क्यों नहीं आ जाएगा? बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। तो अलग अलग पढ़ेंगे हम, इसकी देखेंगे। देखो क्या क्या हुआ था इसमें। सबसे पहले इसकी भी सामाजिक व्यवस्था उसी तरह पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान है। फिर उसके बाद देखेंगे धार्मिक व्यवस्था, उसके बाद देखेंगे साथियों राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था, और उसके बाद मेरे दोस्तों देखेंगे हम आर्थिक व्यवस्था। सिंपल है, पहले वाले की तरह ही है। व्यवस्था देखो आंसू सर आपका वेट करें, फटाफट शेयर कर दीजिए। देखो तभी बुलाऊंगा, ऐसे तो नहीं आएंगे, है ना? तो हो गए क्या? अब थोड़े बहुत रहे हैं वो शेयर कर दीजिए, फिर बुला लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम साथियों बात करें सामाजिक व्यवस्था की। सुनो, सामाजिक जो व्यवस्था थी इसके अंदर अगर देखें, समाज वही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या सर क्या समाज पितृस्तात्मक ही था? ये चेंज नहीं हुआ। पितृस्तात्मक, हाँ जी सर, ये चेंज नहीं हुआ। वर्ण व्यवस्था भी चेंज नहीं हुई, वर्ण व्यवस्था वो भी है, वही है जो पहले वाली थी। क्या सर क्या वर्ण व्यवस्था में जो पुरुष सूक्त में 4 वर्णों से उत्पत्ति बताई गई है वही है। 4 से सर कौन कौन से? देखो मैंने आपको बताया था, एक तो मुख से निकले थे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख है ना पुरुष सूक्त का, और एक भुजाओं से जाति निकली थी, वही व्यवस्था यहाँ है, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई फेरबदल नहीं हुआ। और एक जांघों से निकली, जी सर, और एक चरणों से। मुख से जो जाति निकली उसका नाम था ब्राह्मण, भुजाओं से जो जाति निकली वो थी क्षत्रिय, जांघों से जो जाति निकली वो थी वैश्य, और चरणों से जो जाति निकली थी उस जाति का नाम था शूद्र। वो जाति कौन सी थी प्रिय विद्यार्थियों? शूद्र। कौन सी जाति? शूद्र। याद रखना क्या सर क्या
कि इस सामाजिक व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम का उल्लेख है। कितने आश्रमों का? 4 आश्रम का। 4 आश्रम का उल्लेख है किसके अंदर है? इस काल में। अब 4 आश्रम यहां नहीं आएंगे तो हम अगले नेक्स्ट पेज पे लेंगे। तब तक के लिए इसे फोटो खींचो फटाफट। कितना हो गया? फटाफट फोटो खींचो। ठीक है, हाँ चलो देखो कितने आश्रम थे? 4 आश्रम। 4 आश्रम। कौन कौन से 4 आश्रम? नंबर 1 ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम, जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम भी बोल सकते हो। जी सर बोल सकते हैं हम। दूसरा जो आश्रम था उसका नाम सर क्या था? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम था वानप्रस्थ। दूसरा आश्रम क्या था दोस्तों? वानप्रस्थ। और तीसरा आश्रम था सन्यासी। सन्यासी आश्रम। तो 4 आश्रम के साक्ष्य है। अरे अच्छा लिखे कौन के? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, नंबर 4 सन्यासी आश्रम। सर जी मेरे से नाराज हो? नहीं भाई, नाराज नहीं है आपसे। सन्यासी आश्रम। अब देखो ब्रह्मचर्य अगर आश्रम की बात करें तो यहां पर केवल और केवल ज्ञान का अध्ययन होता था, पढ़ाई करते थे या ज्ञान का क्या करते थे? अध्ययन। ये जो आयु रखी गई थी इसके अंदर 20 से 25 वर्ष। 20 से 25 वर्ष जो उत्तर वैदिक काल में है वो क्या करते थे? वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करते थे, ज्ञान का अध्ययन करते थे, ज्ञान प्राप्ति करते थे। गृहस्थ आश्रम में क्या होता था कि जो मानव है वो शादी करवा के गृहस्थ आश्रम के अंदर आ जाता था। किसमें आ जाता था? गृहस्थ आश्रम में। यानी तो धर्मरत होकर कार्य करना। कार्य करना इसका दोस्तों टाइम पीरियड होता था, वो होता था 26 से 50 वर्ष। इतने में ये क्या करता था? धर्मरत होकर कार्य करता था। वानप्रस्थ में क्या होता था? संसारिक जीवन को त्याग कर, संसारिक जीवन को त्याग कर शेष जीवन, संसारिक जीवन को त्याग कर समाज की सेवा करता था। समाज की क्या करता था? सेवा। समाज सेवी बन जाता था। सर ये क्या आयु हुआ करती थी? 51 साल को आगे तो समाज सेवी बने हनी में। तो समाज सेवी क्या है साथियों? बने, समाज सेवी बन जाता था। ठीक है, ये लिख लेना। सुनो 4 आश्रम का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। पहला में ज्ञान, दूसरा में शादी, तीसरा में सामाजिक जीवन, यानी पूरा जो समय है वो समाज में दिया करता था। और यानी अगर बात करें सन्यासी आश्रम की तो यहां कहीं जाकर इसे होती थी मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष जो प्राप्ति होती थी वो किस में होती थी? तो वो सन्यासी आश्रम में। और मोक्ष प्राप्ति होती थी 76 से 100 वर्ष की आयु में। सन्यासी आश्रम में ये समय बिताया करता था 76 से 100 वर्ष। और लेकिन याद रखना उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ अचानक है कि जो महिला थी, महिलाओं की स्थिति में अचानक गिरावट आती है। महिलाओं की स्थिति में क्या आई? गिरावट। देखो ऋग वैदिक काल में अब देखो कितनी संस्कृति गिर गई। आपके तो सर कुछ क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा उधर महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया थी, यहां महिलाओं की स्थिति में क्या आई? गिरावट। तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। और महिला जो थी वो सभा में, महिला जो थी वो सभा में भाग नहीं लेती थी। यहां महिला जो थी वो सभा में भाग क्या है साथियों? नहीं लेती थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, महिला जो थी स्थिति में गिरावट आ गई
और सभा में भाग लेने का भी अधिकार है नहीं था। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया। हाँ, समाज से तो संसारिक जीवन त्याग दे तो महिला की स्थिति में गिरावट आई, महिला सभा में भाग नहीं लेती थी। अब इस समय की जो विदुषी महिला थी वो कौन कौन सी थी? विदुषी महिला, साथियों इस समय की जो विदुषी महिला थी वो कौन कौन सी थी? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस समय की जो विदुषी महिला थी उसमें से एक नाम आता है गार्गी। जी सर, सुना हुआ है नाम। मैत्रेयी, और इसके बाद याद नाम रखना ज्वाला। ये यहाँ की क्या थी? ये यहाँ की विदुषी महिला थी जिसमें से आपने नाम सुना है गार्गी का। जी सर, नाम सुना है, इंपॉर्टेंट है गार्गी। याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस गार्गी ने राजा जनक को दरबार में जाकर, दरबार में याज्ञवल्क्य चुनौती दी, याज्ञवल्क्य चुनौती दी। तो गार्गी ने राजा जनक के दरबार में जाके याज्ञवल्क्य चुनौती दी। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में क्या क्या उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में दास जो थे ना, दास को संपत्ति माना है। अब देखो, उधर गाय को संपत्ति मान रहे थे, पशुओं को संपत्ति मान रहे थे, इधर किसको संपत्ति माना है? दास को। दास को संपत्ति माना। संपत्ति किसे माना है दोस्तों? दास को संपत्ति माना है छांदोग्य में। और यहां पर सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। सती प्रथा का क्या था? प्रचलन हुआ। और इसमें एक बात और याद रखना, जो मनोरंजन है उन्हें क्या कहा करते थे सर? तो मनोरंजन को समाज्य, मनोरंजन को क्या कहते थे? समाज्य कहते थे। देखो, मनोरंजन के लिए वो ही काम करते थे, सोमरस पी लिया, ये कर लिया। सर लड़के की संख्या अधिक क्यों है? मरने के क्यों है? लड़की की तो ये तो कोई है नहीं सिस्टम। ठीक है, आज तो समान सभी को अधिकार मिल रहा है बराबर। कितना हो गया? और थोड़ा सा शेयर कर दो फटाफट। आसू सर को बुलाओ, बुलाओ फटा, जल्दी, क्लास का समय हो गया। अब साथियों नेक्स्ट क्लास रहेगी तो इसी तरह नेक्स्ट क्लास में बने रहेगा। भारत में राजस्थान के भूगोल में हम उद्योग के अंदर उद्योग लेके आए, तो उन प्रश्नों के अंदर कंप्लीट उद्योग करवा देंगे। ठीक है, तो फटाफट सर आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं सर। आप हमसे नाराज है क्या आज? ना नाराज को नहीं। आओ सर आगे। सर आते ही खुशी चेहरे पे एक अलग सी। आओ सर, वेट करें। नहीं, आज 200 तो नहीं है, इनको कहो करो। क्या कह रहे हैं? 180 तक हो गए थे। 180 तक हो गए थे क्या? नमस्कार सब। तो कैसा लग रहा है? जय हिंद, जय भारत। आप सभी अच्छे हैं ना? ठीक है, आप मेरे को ऐसे बुला लिया, मैं तो मुंह ही नहीं धो के आया था। कोई बात नहीं, चलो कोई बात को नहीं। अजय सर आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत बढ़िया कंटेंट करवाएंगे। देखो, प्रश्नोत्तरी हर चीज की करवाएंगे ना पूरे दिन, तो उससे क्या होगा कि आपको मैटर नहीं मिलेगा। इसलिए 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, और 9 बजे से लेकर 10:15 बजे तक, और आज तो 10:15 से 11 बजे तक एग्रीकल्चर में जो कृषि का टॉपिक होता है, वो एक विपणन अधिकारी जो कृषि में बड़े पद पर लगे हुए हैं वो आपको करवाने आएंगे। तो आज वो वाला टॉपिक मत चूक जाना, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो हमें बहुत कम समय में मिलती है। और कहा गया है कि ज्ञान जो है कहीं से भी मिले, हमें वो अर्जित करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती है जीवन में जहां से हमें सीखने को मिलता है, और फिर उसी का हम संग्रह कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज 8 बजे पूरा राइट टाइम पर अजय सर भूगोल की शानदार प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं, उसमें ऑप्शन भी दिए होंगे। अब उस समय देखूंगा मैं आपकी कितना अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत बढ़िया सर, अजय सर जी बहुत बढ़िया हो गए। विवाह की आयु 16-17 थी सर जी। गुरु जी कोई गलत बता नहीं, विवाह की आयु कोई फिक्स नहीं था, 16-17 थे। कोई नहीं, रिस्की जी, टेंशन ना लो, घर की बात है, करवा देगा। और सारा नोट्स बना लो, क्योंकि पूरा मैटर फ्री में करवा रहे हैं। नहीं तो 10 दिन मैटर करवा कर बाद में नहीं कह दिया करेगा कि पेड कोर्स ले लो हमारा, ऐसा नहीं है। पूरी फ्री के अंदर मिलेगी, था पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आप लोग घर यही चलेगा, यही पढ़ांगा, यही नाचांगा, यही मजा करांगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो सारा, ये जितना मैटर करवाया फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी का। ये लो स्क्रीनशॉट, लो
ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर, फटाफट लो, फटाफट, आगे क्लास है फिर। लो लो फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट? फुर्ती दिखाओ, लो। ठीक है, फटाफट लो जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं